धीरे धीरे वो डिजॉल्व होगा। मेडिकल भाषा में इसे ऑटोफेजी बोलते हैं, ऑटोफेजी। तो आप अगर हमारे किसी भी हॉस्पिटल में आएंगे तो 6 बजे के बाद, 6 साढ़े 6 बजे के बाद किचन पहले डिनर जरूर काम करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि ये फॉर्मूला लगाने के लिए जरूरी नहीं कि हिम्स हॉस्पिटल ही आना है, घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, तब भी इंसान उतना ही ठीक होगा जितना कि हमारा हॉस्पिटल। बेशक आए वो, लेकिन दिस वर्क्स। पंचकर्मा में कई सारे ऐसे थेरेपीज हैं, हीट बेस्ड थेरेपी, जिससे पेशेंट को इंस्टेंटली आराम मिलता है। कुछ एग्जांपल्स आज आप देखने वाले हैं। और एक 0 वोल्ट मेडिसिन हम देते हैं, यानी कि धरती से उनको जोड़ते हैं। याद रखिए, ठीक करने का सबसे कनेक्टेड विद द अर्थ। जब आप अर्थ से जुड़ते हैं और जमीन से कनेक्ट होते हैं तो आपकी वोल्टेज उस वक्त शून्य हो जाती है। वोल्टेज शून्य होने से आपकी इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इट स्टार्ट्स गेटिंग क्योर्ड। तो ये तो तरीका है कब कैसे आराम पहुंचाए कैंसर पेशेंट को, मरे उनका बुरा हाल कैसे कर दें, उसका तरीका बड़ा क्लियर और साफ शब्दों में बता रहा हूं कि किसी भी पेशेंट को बोल दो कि मेमोग्राम करा लो, बायोप्सी करा लो, पेट स्कैन करा लो। जैसे ही ये कराएंगे उस पेशेंट की हालत काफ़ी बुरी हो जाएगी, वो ट्यूमर और फैल जाएगा। अब इसी चीज़ को देखते हुए डॉक्टर बोलेगा अगला स्टेप कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी करा लो। याद रखिए, कीमोथेरेपी यानी कि केमिकल थेरेपी, ये कोई थेरेपी नहीं है। ये थेरेपी के नाम पे कैंसर को बढ़ाने का एक षड्यंत्र है। कीमोथेरेपी का आविष्कारक कौन है? हिटलर है। मैं चाहता हूं कि मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, वही वाला जो फैक्ट्रियां थी, वही वाले केमिकल एक्सपेरिमेंट्स, उसका नया नाम पड़ गया केमिकल थेरेपी, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो ये जो इंसान को कैंसर पेशेंट बना सकते हैं रियल मायने में। तो लेकिन अभी प्रचलन में तो यही है कि किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, उनके पास यही प्रोटोकॉल है। और इसी तरह से एक अच्छा खासा इंसान जिसका कोई छोटा मोटा ट्यूमर होगा, कहीं पे कोई सिस्ट होगा, कहीं पे कोई जख्म होगा जो ठीक हो सकता। तो आजकल की जो स्थिति है, इसमें मैं पेशेंट को 3 तरह से कैटेगराइज करता हूं। जैसे गांधी जी के 3 बंदर हैं, वैसे ही 3 तरह से मैं पेशेंट को समझता हूं। एक पहला बंदर, वैसे तो गांधी जी के 3 बंदर, एक बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। पेशेंट के भी 3 टाइप्स हैं। उनमें से एक टाइप, तीसरा वाला टाइप, जिसमें मैं और आचार्य जी दोनों ही आते हैं, कि हम पहली बात तो बुरा ना सुनो। समझना होगा, जब डॉक्टर बोलता है वो कराना है, तो इसका ट्रांसलेशन ये है कि डॉक्टर ये चाहता है जाने अनजाने कि आपका छोटी मोटी गांठ और बड़ी बन जाए, राइट। तो वो जो बुरा ना बोलो, ना ही उसको सुनो। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जिनमें से एक यहाँ पे बैठी भी हुई है, अंबिका जी, पेट स्कैन होना है, तो अपने सिस्ट के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के सिस्ट के लिए, ब्रेस्ट के सिस्ट के लिए और ओवरी पे सिस्ट है ना, तो आप सीधे ही हिम्स हॉस्पिटल आ गए। तो ये तो हो गए एक कैटेगरी के पेशेंट, जिसमें मैं और आचार्य जी भी आते हैं या अंबिका जी भी आती हैं कि सुनो ही मत, वो बुरा बोल रहा है। जो डॉक्टर ने बोला वही सुना, राइट। उसने बोला कि भाई आप बायोप्सी करा लो, आप मेमोग्राम करा लो, वो सुना। एफएनएसी करा लो, वो सुना और वो कराया, राइट। तो वो दूसरे कैटेगरी के पेशेंट हैं। और तब उनका इंदिरा शर्मा जी आती हैं, इंदिरा शर्मा नहीं, इंदिरा आती हैं। आप देहरादून से आई ना? हाँ, तो आपने एफएनएसी कराया, एफएनएसी कराया, करेक्ट, मेमोग्राम कराया, है ना। तो डॉक्टर ने बुरा बोला, इन्होंने डॉक्टर की बात बुरी
सुनी कि अब तो ये पक्का ही पेशेंट बन जाएंगे, हमारे चुंगल में आ जाएंगे। लेकिन ये दूसरी कैटेगरी में है कि इतना सुना लेकिन बुरा मत देखो। ये तीसरा, कि जब देखा कि भाई हालत बुरी हो सकती है, तब उस चुंगल से बाहर आके सेकंड कैटेगरी के बंदर के कैटेगरी के आप तब बैठे कैसे ठीक हुए, उस पर भी हम आते हैं, थोड़ा बहुत मैंने बता भी दिया। और तीसरे कैटेगरी के बंदर का एग्जाम्पल लूं, जो डॉक्टर ने बुरा बोला और डॉक्टर की बात सुनी और बुरा मत देखो, बल्कि देखा अपनी हालत बद से बदतर होते हुए, लेकिन देखते हुए भी सामने दिखने को, घर वालों को भी दिख रहा है, लेकिन देख के भी आंखें बंद, देख के भी आंखें बंद, और आंखें तब खुली जब इन रियलिटी एक आंख चली गई। तो यहां मैं बात कर रहा हूं प्रतिभा जी की। प्रतिभा जी, आप यहां दुबई से आई हैं, राइट? तो और उसको अपने ऊपर किया, और जब एक्चुअली उनकी आंखें डॉक्टर ने निकाल दी, उसके बाद इनकी आंखें खुली। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? अधिकतर पेशेंट इसी कैटेगरी में आते हैं। इसी कैटेगरी में एक और पेशेंट भी हमारे पास है, निशा जी, है ना, यहाँ पे। जो भी मैं बोलता जा रहा हूं ना, ये सबके एविडेंसेस आपको अगर देखने, हमारे पेशेंट की रिपोर्ट देखने, जो लोग लाइव मुझे देख रहे हैं या ये रिकॉर्डिंग जो देखेंगे, वो vishrup.com/कैंसर में जाएंगे तो इनके पहले के रिपोर्ट, अभी के सारा कुछ सिम्टम्स के क्या इंप्रूवमेंट है, सारा आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। vishrup.com/कैंसर में जाएंगे, या फिर मैं मेमोग्राम के बारे में बोला, उन सबके एविडेंस भी आपको इस लिंक में दिखी जाएगा। तो हम बात कर रहे थे निशा जी की। आप इनके भाई यहाँ पे बैठे हैं सामने। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि एक जाना माना नाम है, सारे भारत के लोग इस पे फेथ करते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो, उसमें प्रोटोकॉल तो सेम ही है। इनके होश तब उड़े जब वो गई थी, और जब हमारे पास आई थी तब की अगर फोटो देखें, निशा जी की फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कीड़ा है ये आपके ही गाल से निकला हुआ कीड़ा है। जब आप हमारे पास आई थी तो इस हालत में आई थी। साइंस भुवनेश्वर से यहाँ पे आई थी, और इसमें ये हालत थी तब, पहले, राइट, इलाज के बाद, हमारे यहाँ आने से पहले। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का ये, आप ये फोटो को ध्यान से देखिए, ये तब की फोटो है जब लगभग दिख रहा है क्या है। ऐसे ही शुरू होती है कहानी, समझना होगा कि छोटा सा कुछ दिख रहा है, डॉक्टर से जांच करा लेते हैं, यही सोचते ना। और इस जांच के दौरान डॉक्टर ने जो बोला, तो तीसरे बंदर की तरह, बायोप्सी करा लो, करा लेते हैं, कुछ नहीं निकला, दोबारा बायोप्सी करा लो, तो कैसे नहीं निकला, अच्छा तो कीमोथेरेपी करा लेते, वो भी करा लो। लेकिन इनके होश तब उड़े, इनकी आंख तब खुली जब इनको एक शाम डॉक्टर ने बताया कि कल आपके पूरे गाल को काटना पड़ेगा और ये आंख निकालनी पड़ेगी। और तब लिटरली भाग के वहां से भाग के हिम्स मेरठ पहुंच गए। हिम्स मेरठ पहुंचने के 12 दिन के अंदर अंदर ही उनके आंखों में रोशनी पूरा दिखाई देने लगा, और ये लगभग सूख गया। और अब आपके सामने, ये पिछले महीने की बात है, आप भी आ जाओ, या हाँ ठीक है, तो ये कैमरा इधर भी आ जाएगा ना, दिख जाएगा ना, हाँ कैमरा इधर, आप बैठे रहिए, आप इधर बैठ जाइए, हाँ बैठे भी रह सकते हैं, तब भी कैमरा फोकस कर ही लेगा। तो आप ज़रा जूम करके देखें। पहले अगर हम देखें, जब बायोप्सी से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर में निशा जी की जो हालत कर दी गई थी, वो पीछे ये आप देख रहे हैं। और जब इनकी आंखों के को
निकालने की बात हुई तब इनकी आंखें खुली, दिमाग की आंखें, और तब यहाँ पे आई और हमारे हिम्स हॉस्पिटल मेरठ में, और उसके 12 दिन बाद ही सब आंखों के सामने है कि आप देख रहे हैं कि लगभग पूरी तरह सूख गया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। तो यानी कि जरा सोच के देखिए कि पहला स्टेप तो यही है कि बुरा ना सुनो, राइट, कि डॉक्टर क्या बोल रहा सुनना ही नहीं है वहां पे, राइट। तो इनके और डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं मिलाता हूं प्रतिभा जी से। प्रतिभा जी वहां पे आइए, आप वहां, ठीक है प्रतिभा जी आप बैठिए 1 मिनट लिए। आपको तो उड़िया आती है, आपके भाई को हिंदी आती है, 1 मिनट में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। जैसे अभी विश्वरूप सर ने बताया है, तो इतना कुछ निकला था, तो हम लोगों ने उनको, जो एम्स है, भारत का सबसे बड़ी एम्स है भुवनेश्वर में, तो वहाँ लेके गए। तो उन्होंने सजेस्ट किया, तो फिर भी बायोप्सी कराई। इससे पहले हमने आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट लिए थे, जल्दीबाजी में थोड़ा सा जल्दी करो, मेरे को थोड़ा सा तत्काल रिजल्ट चाहिए, जल्दी में मेरे को ठीक करा दो, इसीलिए हम एम्स से लेके गए। तो जैसे ही एम्स से लेके गए, पहली बार बायोप्सी हुआ, तो 15 दिन के बाद रिपोर्ट आया तो कुछ नहीं आया, नॉर्मल आया। तो बोले कि नॉर्मल तो नहीं आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, हमें ऐसे लग रहा है कुछ हो रहा है वहाँ पे, कैंसर जैसा दिख रहा है, फिर से रिपीट बायोप्सी कराओ आया। तो तब तक थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ गया था, 1 महीना लगभग हो गया था। तो इतने में कुछ तो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, खाली टेस्ट कराओ, वे टेस्ट, वो ब्लड टेस्ट, स्कैनिंग कराओ, इसी टेस्ट के चक्कर में तो उनका घाव इतना बढ़ गया, तो पूरा वो सड़न होने लगा। तो मैंने बोला ड्रेसिंग की घाव को छेड़ देते हम, तो उसका खून बंद नहीं होता, तो ड्रेसिंग नहीं करा रहे थे। इसीलिए आखिर में इनका इतना बुरा हाल हो गया, धीरे धीरे सड़न होकर कीड़े पड़ने लग गए। तो अंततः उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि तो पूरा आंख समेत निकालना पड़ेगा, और पूरा ये गर्दन भी थोड़ा सा काटना पड़ेगा, क्योंकि वो पाइप भी जोड़ना पड़ेगा। अगर इतनी हालत हो जाएगी, दोनों जांग से निकालेंगे मांस, ये पूरा पोर्शन निकाल देंगे, तो ये तो ऐसे ही मर जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। इसीलिए जैसे तैसे करके फिर हम लोगों ने फिर दूसरे जगह दिखाए, फिर आयुर्वेदिक में दिखाए, ऐसे कर करके उनको वहाँ से कैसे करके फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। कम से कम भी उनसे सलाह ली, बोले आंख तो ठीक है, कुछ नहीं। बोले आंख तो ठीक है, तो क्यों फिर आंख निकल रहा है? आंख नहीं निकालना ना, कुछ ऐसे कुछ करो ना, आंख जैसे बच्चा है। लेकिन नहीं, बोले कैंसर वहाँ तक पहुँच गया है, अभी हमारे पास कोई उपाय नहीं है, उसको आंख को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कैंसर थोड़ा शरीर में फैल जाएगा। हम लोग तो डर मेरे को, हमारे पास कोई और कुछ ऑप्शन ही नहीं था, हालत भी बहुत बुरा हो गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, प्राइवेट में भी दिखाया, तो वो उनका भी यही रहा। तो इनका भी रिकॉर्ड भी, वो उनका जो भी कुछ रिपोर्ट एम्स का, वो लोगों भी नहीं माना। तो फिर से दोबारा उन्होंने सारे टेस्ट कराया हमसे, तो वो बिल्कुल जैसे नहीं बचेगा ऐसा हालत हो गया। तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके लास्ट में जिस दिन उन्होंने शाम को डिसीजन लिया नहीं कि पूरा ये पोर्शन निकालना पड़ेगा, हम बोले नहीं। मैंने फिर एक आयुर्वेदाचार्य जी है अपना, पंकज कुमार जी, वो टाटा नगर में रहते, उनसे मैंने जैसे तैसे करके उन हो रहा था, वो मैंने देखा। तो उनको देख के मेरे मनोबल और बढ़ गया। मैं सोचा नहीं, कुछ अभी नहीं कराएंगे, हमको सर्जरी से बचना चाहिए। ये निर्णय लेके मैंने मन मजबूती से मैंने, तो वहाँ से मैंने लामा डिस्चार्ज कराया। वो देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे, बोले हम सारे जो डॉक्टर्स हैं वो तो सब प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर हो गया, ऐसे 6-7 डॉक्टर। अभी सुबह आपका ओटी डेट फिक्स हो गया, अभी डेट चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए आपको अभी सुबह कराना पड़ेगा। बोला नहीं, हमारे लिए कुछ, हम आंख को बचाना चाहते, हम सर्जरी नहीं कराएंगे। तो इसीलिए हमको आने नहीं दे रहे थे वहाँ से। तो हम रात को पुलिस स्टेशन
कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का क्या है मानसिकता है हम लोग को, बस इतनी फायदा उठा रहे वो लोग। ऐसे नहीं करना चाहिए, हमको जीने का ही हम अधिकार ही नहीं कोई यहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने क्या किया, वहां से फिर पेशेंट को निकाल के लाए रात को 1 बजे। तो फिर वहां से आने के जैसे चावल है और गेहूं का रोटी है वो पूरा बंद कर रखा है, और उनको हल्दी पानी पिलाया, कड़ी पत्ता खिलाया, जो आचार्य मनीषी जैसे उनको कह रहे थे। वीडियो पूरा वायरल हो रहा था। तो वैसे ही उनके जैसे ही बताए थे वैसे वैसे हमने किए। शाम को खाना भी जो शाम को पहले 6 बजे तक खाना दे देते थे, रात का खाना भी बंद कर दिए। तो इतना इनको मनोबल और बढ़ गया ऐसे करके। तो फिर सोचा एक बार मन दृढ़ता करके बोले अभी जैसे भी हो एक बार हम हिम्स अस्पताल जाते, जाके उन्हीं जो महात्माओं की उनको जो वाणी है, पहले से मैं गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ, संत समाज से जुड़ा हूँ। मैं जानता हूँ समाज में तरह तरह की भ्रांतियाँ भी फैली हुई है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, मानना चाहिए मानना चाहिए, ईश्वर को हम सभी पूछते हैं, लेकिन ईश्वर की वास्तविकता कोई नहीं जानता। बस ईश्वर की स्वरूप है। मान लो शिव है, हमारी मन में ये धारणा आता है कि शिव जो होते हमारा वो डंबुर पकड़ते, सर में जटा है, गंगा है, लेकिन उनका तो वो रूप होता है, लेकिन उनको स्वरूप नहीं पता किसी को। शिव जी का कोई स्वरूप में कहते, जैसे कहते कर्पूर गौरव करुणा अवतारम, हमारे शिव करुणा के अवतार है। और ये भी आखिर में कहते कर्पूर गौरव करुणा अवतारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे, सबके हृदय में ईश्वर वास करते हैं। लेकिन हम लोगों ने हृदय को, इंसान की तो पूजा नहीं करते, हृदय को तो नहीं मानते, ठीक है ना। इसी भ्रम और भ्रांति से निकालने के लिए इन जैसे गुरुओं के आविर्भाव हुआ है संसार में। अगर ये नहीं होते तो हम भ्रांति और भ्रम में पता नहीं क्या क्या हमारा हालत हो जाता है। ये वास्तविक दुनिया ऐसे ही है। अभी जितने भी हमारी धर्म ग्रंथ है, जितने पुस्तक है, ये लोग हमें भटका देते हैं, गलत राह दिखा देते हैं। हाँ, हम लोग ने पहले तो एम्स में गए, बुरा हालत हो गया तो बोले पूरा काटना पड़ेगा। बोले नहीं, हम मत कटाएंगे हम लोग, हमने फिर थोड़ा सा आंख बचाना है ताकि कुछ इलाज हो सके, आंख बच जाए। तो प्राइवेट अस्पताल में यही बात हुआ, सेम जैसे वही टेस्ट फिर बार करा, फिर वो 1 महीना निकल गया, फिर वो बहुत बुरा हाल हो गया, ठीक है ना। हाँ, प्राइवेट अस्पताल है, उड़ीसा के बहुत बड़ा अस्पताल है, उस सम अस्पताल करके बहुत बड़ा अस्पताल है भुवनेश्वर का। तो वहाँ गए थे हम लोगों ने। तो ऐसे मतलब हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है ऐसा? तो हमारा जीने का कोई अधिकार नहीं। हम लोग इतनी भ्रांति में, अभी जैसे कोई यहाँ रिपोर्ट लेके जाता है ना, स्कैनिंग का रिपोर्ट भी बताते भी नहीं, बोलते रिपोर्ट लेके आओ, 4 दिन के बाद रिपोर्ट लेके आओ। अगर तो बताना चाहिए ना, हम लोग को कुछ भी नहीं बताते, बस ऐसे ही सब कुछ छुपा का किया जा रहा है। हम खुलम खुला ये लोग जैसे बताते ना गुरु लोग कि सब कुछ है। तो हाँ, अभी यहाँ आने के बाद तो 12 दिन में इतना फर्क पड़ गया हमारा। तो आप लोग तो सामने देख जाती, बस्ती की नहीं बस्ती वो तो किस्मत की बात है, लेकिन आंख आज नहीं होती। वो बहन की जैसे आंख चली गई, थोड़ी सी अगर हिम्मत करती है ना, उनकी आंख बच जाती है आज। तो इसीलिए हमने बहुत हिम्मत किया। ये सब इनके सिर से है, इनकी सब आशीर्वाद है गुरुओं की। संसार में अगर गुरु न होते, क्योंकि इन्हीं गुरुओं के जरिए ही हमारी सुधार हो सकता है। अगर भगवान की भरोसे रहेंगे, वो एलोपैथी के डॉक्टर के भरोसे रहेंगे तो अपने हानि कर देंगे। इसीलिए सबसे अनुरोध है कि अपने हानि से ही बचे, ठीक है। तो बस अब सबको यही हमारी सबसे यही प्रार्थना है, बस गुरुओं की बात माने। संसार में गुरु ही कुछ उद्धार कर सकते। जैसे मेरी बहन की आंख बच गई, सब कुछ बच गई, तो इन गुरुओं के चरण में एक बार उनके चरण में मैं गिर पड़ूं ऐसे मेरे को। अरे थैंक यू, अरे थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू, जीवन बचा लिया, थैंक यू। वो भी नेचुरल थेरेपीज हैं, वही आपको करना चाहे घर बैठ के करें चाहे हिम्स में आके करें। अभी आपने सिद्धू जी का नाम लिया। सिद्धू जी की
वाइफ का ट्रीटमेंट भी मेरे थ्रू ही चल रहा था, और लेकिन उनको उनकी ठीक होने से कितने लोग मोटिवेट हुए, और मुझे उम्मीद है कि निशा जी के ठीक होने से इसी तरह से हज़ारों और लोग। आइए, आप चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं। इनकी कहानी थोड़ी ज़्यादा दुखदाई है। उन्होंने तो राइट टाइम पे वहाँ से भाग के आ गए, बट प्रतिभा जी राइट टाइम पे भाग के आ नहीं पाई। लेकिन उसके आगे की और पहले की जो कहानी है थोड़ी सी जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसके लिए आचार्य मनीष जी से को। नमस्ते, ओम आरोग्यमस्तु। मेरा नाम प्रतिभा सामल है, मैं दुबई से आई हूँ। 2022 से मेरा कैंसर का जर्नी स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में मुझे पेन होता था, हेडेक होता था, तो इशू है, बट स्टिल मेडिसिन खा के ठीक हो जाता था, फिर दोबारा आ जाता था। तो फिर हमने एमआरआई कराया। एमआरआई में पता लगा कि ट्यूमर है आइज़ में। देन उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया, में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मेरा 1 साइकिल इंट्रा आर्टेरियल कीमो हुआ, जिसके कारण मेरा आइज़ का विज़न ही चला गया। जो मुझे डॉक्टर्स ने नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली जब आपका आई रिमूव कर देते हैं तो ये कैंसर दोबारा नहीं आएगा। फिर हम लोग उनके बातों में आ गए और आइज़ का रिमूव भी कर दिए। फिर स्कैनिंग में आया। ये पिक्चर है जी, तो हम लोगों ने पानी निकलता था, कभी पस निकलता था, कभी पानी निकलता था, कभी इन्फेक्शन होता था। ये सबसे पहले हमारे पास नवी मुंबई आए थे, आज से लगभग 6 महीने पहले, और 19 दिन रहे थे। और जो 19वें दिन की फोटो खींची थी हमने ये वाली, तब इनका इन्फेक्शन 15 दिन से काफी हद तक कवर हो गया था। तब सूख गया था। पहले तो मेरा पूरा सूजन हो जाता था, स्वेलिंग आ जाती थी, पस निकलता था, बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरा रेडिएशन जिसके कारण मेरे आईज और ये पूरा पार्ट सुन भी पड़ गया था। मतलब टच करो तो पता नहीं लगता। फिर मुझे पता लगा हिम्स के बारे में। उससे पहले आपको ये बोला गया कि अब 4 स्टेज हो गया है। जी, उसका बोलना था कि स्टेज 4 कैंसर है, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, जो मेरा पूरा लंग्स, लीवर में और बोन्स में फैला हुआ है, और आपका इस चीज़ में और कोई इलाज बचा नहीं है, और आप कुछ ही दिन के मेहमान हो था। और के बारे में पता लगा। देन मैं अक्टूबर में हिम्स हॉस्पिटल आ गई। वहाँ पे मैंने 20 डेज़ का ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट के बाद मेरे बहुत गंदी वाली हालत थी उस टाइम पे, क्योंकि कीमो भी ली थी, तो मतलब बेड में बैठी रहती थी। बट आज के डेट में मैं बोल सकती हूँ कि थैंक्स टू हिम्स हॉस्पिटल, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल ही दी, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे सिम्टम्स सारे ख़त्म हो चुके हैं। फील होता था, मेरा जो ट्यूमर का साइज़ था फील होता था, अभी वो भी बिल्कुल पता नहीं लग रहा है, ना के बराबर। और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि मेरा कभी और बेबी नहीं हो सकता, मेनोपॉज हो गया है। और आने के बाद अभी ये दोबारा हिम्स में आए हुए हैं। अभी चल रहा है इनका ट्रीटमेंट। 24 तारीख को जाएंगी। अभी आज क्या है? आज है 17, यानी कि अभी दोबारा आए हुए इनको 18 इनको अभी दोबारा आए हुए लगभग 24 दिन हो गए हैं। मतलब 19 दिन लगाए थे इन्होंने पहले मुंबई में, अभी ये मेरठ में है। भी शुरू हो गए आने जी। बिल्कुल पता नहीं लग रहा। अभी वो लीवर में दर्द भी नहीं है और
गांठ भी गायब है जी और पीरियड्स भी दोबारा शुरू हो गए। तो जी। ये, और इनको ये बोला गया था कि जब इनको 4th स्टेज था, इनका इलाज नहीं है उनके पास, बट फिर भी वो बोलते हम कीमो ही करेंगे। हाँ मतलब बोलते डॉक्टरों ने फिर भी कीमो ही करेंगे, और फिर इनकी कीमो हुई, रेडिएशन हुई, और उसके बाद इनकी हालत बहुत बुरी हो गई। इनको सारा दिन दर्दें होती थी, बैठा नहीं जाता था, पेन्स होती थी, और इनकी भी बहुत हिम्मत है। गंदी वाली बैक पेन होती थी, जिसके कारण मैं पूरा लेटी ही, मतलब मेरे लिए उठ भी था। बट आज के डेट में मेरे शरीर में पेन भी नहीं है, मुझे देख के कोई बोल भी नहीं सकता मैंने कि मैं इनको बोला स्टेज कि आपने 4 मिसेस कैंसर इंडिया हूँ। में पार्टिसिपेट करना है, दुबई में भी करना है, इंडिया में भी करना है, और आपने एक मोटिवेशनल ट्रेनर बनना है, दुनिया को मोटिवेट करना है, ताकि डॉक्टर की बातों में आके, जैसे इन्होंने आंख खोदी और इनकी आंख निकाली, बॉडी में फैलेगा नहीं, और ये 100% बोल रहा था इनको, डॉक्टर ने बोला 100% चांस है, आप आंख निकलवा लो अपनी, तो आपकी बॉडी में कैंसर नहीं फैलेगा। और उसके अगले पेट स्कैन में लीवर में, बोन्स में, पेट में, हर जगह कैंसर फैल गया। फिर वही डॉक्टर बोल रहा है अब आपके पास दिन जिंदा घूम रही है आपके सामने, अब या तो उनकी आत्मा घूम रही है या वो घूम रही है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी मेरी मौत होगी, वो कभी कैंसर के चलते तो नहीं मरूंगी, क्योंकि हिम्स हॉस्पिटल आने के बाद इतना इंसान के अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया, लाइफ बदल ही गई है। तो मैं इतना खुश हूँ आज के डेट में। मेरा एक 7 साल का बेटा भी है। अब तो ऐसा है कि मैं कैंसर को मारूंगी, मैं खुद नहीं, उससे मरने वाली। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। आपने ये कहानी सुनी, ये कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है। और इस घटना के जिसको थोड़ा भी शक है कि ये कहानी बना के बताई जा रही है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि bishop.com/cancer में जाके आप सारे जो हॉस्पिटल्स के नाम लिए या जो रिपोर्ट्स के नाम लिए, वो सारे आप खुद ना होगा कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल होते ही हैं, लेकिन वो कैंसर सेल हमें मारेंगे या हमारे साथ ही चलते रहेंगे, ये निर्भर करता है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। ज़रा मैं छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ कि कैंसर सेल कैसे होते हैं। वो इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो लाइव कर रहे हैं या हमारे पत्रकार लोग में कैंसर सेल एनी पॉइंट ऑफ टाइम होता ही है। अब मान लीजिए डॉक्टर बोलेगा पेट स्कैन कराओ, बायोप्सी कराओ, तो एक्चुअली मान लो ये ट्यूमर है, ये गांठ है, जैसा कि इंदिरा जी के केस में बोला गया है कि भाई इसको तो भाई हमें बायोप्सी कराना चाहिए, इसका तो भाई कीमो 1 हफ्ते बाद हम मिलेंगे तो क्या दिखेगा आपको। कितनी बार भी आप इसको काट दो, कुछ दिन बाद जब आएंगे दोबारा से पेड़ ये ट्यूमर बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर सही मायने में मैं चाहता हूँ कि ये गांठ यानी कि ये ट्यूमर, ये पत्ते गायब हो जाएं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अटैक यहाँ नहीं करना पड़ेगा, मुझे अटैक करना पड़ेगा नीचे, जहाँ से खुराक मिल रही है इस ट्यूमर को बढ़ने के लिए। अगर मैंने इसको निकाल दिया और इसका खुराक को मैंने ख़त्म कर दिया, अब अगर 10-15 दिन बाद आएंगे, क्या ये ऊपर वाला ट्यूमर रहेगा? वो इट विल डाई इट्स ओन डेथ, राइट। तो यही करना है आपको, जो अभी हमारे पेशेंट ने, जो प्रतिभा जी बता रही हैं या जो निशा जी ने बताया, जो अभी इंदिरा जी बताएंगी, डोंट ईट, फैलेगा, जितना काटेंगे उतना फैलेगा, ये समझना होगा। तो यहाँ पे जो तीसरे कैटेगरी का बंदर, उसकी जो उनमें एक और पेशेंट है, चंद्रिका जी, चंद्रवती जी, आए प्लीज। इनके भाई साथ में है, इन मदर साथ में है, और इनको यानी कि ब्लड कैंसर, जितने सारे कैंसर होते हैं उनमें जैसा बताया जाता है या जैसा आप देखते होंगे कि एक बार ब्लड कैंसर किसी का लिख के आ गया तो वो 2-3 महीने का मेहमान होता है।
अगर वो वही करे जो डॉक्टर ने बताया, तो अगर वो बीच में है, राइट, तो प्रतिभा जी का वो एडिनोइड सिस्ट कार्सिनोमा था, इजंट दैट राइट? या और उससे पहले जो आपने निशा जी का जो देखा था, उसका एंजियोसार्कोमा, आप देखिए नाम कितने, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम चलते हैं अगली कहानी की तरफ, और उनके बेटे से आप थोड़ा सा 5 मिनट में, 2-4 मिनट में, पहले का इतिहास और उसके बाद अभी का। देखो, मैंने तो ये सुना था आज तक कि फरिश्ते ऊपर उड़ते हैं बट कभी कभी हमें ये भी मान लेना चाहिए कि कुछ इंसान के रूप में भगवान कुछ फरिश्तों को धरती पे भी भेजता है। मैं तो यही कहूँगा डॉक्टर BR चौधरी जी और आचार्य मनीष जी के बारे में स्पेशल थैंक्स टू बोथ ऑफ। फरिश्ते के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं, किसी को लूटने से बचा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इनकी फीस नहीं है, दे ऑल्सो चार्ज, बट इनके यहाँ पे जाना इज लाइक स्टेइंग इन ए होटल। मैंने जो फील किया, मैंने 8, 9, 10 दिसंबर को आई वेंट टू हिम्स पंचकुला अपने बाद, तो वी फील लाइक वी आर स्टेइंग इन ए होटल। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे एलोपैथी वाले में, तो वहाँ जरूर माहौल को देख के, अगर इंसान बीमार ना भी हो तो भी वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, क्योंकि माहौल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। आप कैसे माहौल में रह रहे हैं और क्या चीज़ ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो रूम में स्टे करना, नीचे आना और रेस्टोरेंट में खाना, अपना इलाज करवा रहे हैं, तो माहौल की सबसे बड़ी बात होती है। और अब मैं अपनी मम्मी की ट्रीटमेंट के बारे में बता दूं। मम्मी को दिसंबर 2023 में केवल स्वेलिंग स्टार्ट हुई थी पैरों से चढ़ते चढ़ते फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल गई। पे सूजन, हाथों पे सूजन, हाथ ऐसे हो गए थे जैसे आपने कभी देखा हो मधुमक्खी काट लेती है ना, बहुत ज़्यादा सूज जाता है। 1 या 1.5 इंच के करीब स्वेलिंग उस पर आ जाती थी। तो ये दिखाने के लिए केवल हम कि स्वेलिंग है मम्मी को, हम फरीदाबाद शुरू हुए और जनवरी से अप्रैल तक लगभग हम 3 महीने वहां पे चक्कर काटते रहे, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, और डेली होडल से आना और फरीदाबाद तक 1-1.5 घंटे का सफर। मम्मी को चलने फिरने में इतनी दिक्कत कि ना बस में चढ़ पादान मिल जाए, आज मिल जाए, वो होते रहे। उनका अपना पुरुषार्थ है, उनका अपना एफर्ट है एलोपैथी वालों का। मैं बदनाम तो देखो किसी को नहीं करना चाहता, बट हम उस टेस्ट से और उस एलोपैथी के इलाज से वी वर नॉट सेटिस्फाइड। हम सेटिस्फाई हुए तो केवल हिम्स हॉस्पिटल और नेचुरोपैथी के जरिए। सर यही बताते हैं कि जो हमारा आयुर्वेद था, जो करते थे पहले है, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं कह रहे। और सबसे बड़ी बात, आप बिना किसी दवाई के ठीक हो रहे हैं। दवाइयों का एक टाइम के बाद साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर आप उसको कंटिन्यू कुछ साल तक खाएंगे तो एक बीमारी के साथ वो और 10 बीमारियां भी ले आती है। तो हम एलोपैथी से बचें, नेचुरोपैथी अपनाएं। नेचुरोपैथी मीन्स आयुर्वेद, वो पुरानी ही हमारी पद्धति है सर जो बता रहे हैं। कुछ 10 बीमारियां नहीं लाएंगे अगर हम एलोपैथी, इसको नेचुरोपैथी को अपनाएंगे तो मम्मी की जो स्वेलिंग पूरी बॉडी में फैल गई थी, इसके इलाज के लिए हम केवल गए तो उन्होंने लास्ट में बायोप्सी मम्मी की बायोप्सी की तो कमर के पीछे से एक टुकड़ा लिया। टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट इज वेरी वेरी पेनफुल, इतना डेंजरस था। जब वो हो गया तो नेक्स्ट डे जब हम क्या नाम है, एक बार और जाना हुआ क्योंकि मम्मी ने एक कीमो भी ली। तो बायोप्सी जब हो गई, उसकी रिपोर्ट सप्ताह भर में आई जीबी पंत हॉस्पिटल से, और जब वो रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि इसमें मैरो टेस्ट करेंगे। तो हमने वो बोन मैरो टेस्ट भी करा लिया। इतना पेनफुल होता है, पर पता नहीं मम्मी कैसे उसको बियर कर गई, वो झेल गई।
और क्या नाम है, उसके बाद जब हमने कीमो चढ़वाई तो कीमो में हमारे पास में ही बेड पे एक यंग लड़का 18-19 रहा था, जो इतना ज़्यादा करहा रहा था, लड़का 18-19 साल का, जब उसका बोन मैरो टेस्ट हो रहा था, वो पेन झेल नहीं पा रहा था बेचारा। तो वो भी मम्मी का हुआ। बोन मैरो के बाद फिर उन्होंने ऑन्कोलॉजी में ही डॉक्टर जो हैं उन्होंने कहा कि इनको तो कैंसर लगभग लास्ट चढ़ानी पड़ेगी। अब कीमो को देख के मेरा तो मन बिल्कुल ऐसा हो गया, मैंने कि ये तो अब लास्ट स्टेज ही लगा लो। मैंने सर अभी चढ़वाएं कीमो या 2-4 दिन बाद में आ जाऊं, फैमिली में डिस्कस कर लें हमें कराना नहीं कराना, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी कराएंगे उतना आपका ही भला है। तो मुझे लगा मैंने कि शायद ज़्यादा लग ही नहीं रहा था कि इनको कैंसर टाइप की कोई बीमारी है। होता क्या है, स्वस्थ आदमी को भी ऐसा वहम दिमाग में बिठा देते हैं, ऐसा भय का भूत बना देते हैं कि वो ना चाहते हुए भी फिर उन्हीं का हो जाता है, क्योंकि हमको तो बीमारी ठीक करनी। लेकिन हमें फिर भी ये सोचना चाहिए कि कोई और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, वो मरने का ही एक रास्ता है एक तरीके से, जो आपको मौत की तरफ ले जा रहा है। सीधी सी बात है, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि मेरा तो खुद का एग्जाम्पल है, मम्मी ठीक हुई हैं, हम किसी के कहने से अदर पेशेंट को देख के तो बात कर नहीं रहे, मम्मी ठीक हुई हैं तो ही मैं सजेस्ट इसको अपनाएंगे। हमारी शुरू हुई, मैं 3 अगस्त को यहाँ पे आया था, मोनिका मैडम से मिला था, तब से ही हमारी ट्रीटमेंट चली। 9 अगस्त को हमें डाइट चार्ट मिल गया, 12 तारीख से हमने उसको पूरी तरीके से फॉलो किया, 12 सितंबर से। तो सितंबर से 3 सितंबर को हम आए थे, हाँ 9 सितंबर को वो मिला, 12 सितंबर से कंटिन्यू चला, और सितंबर से नवंबर तक, लगभग नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में मम्मी को काफ़ी एज भी चली गई, हाथों की भी चली गई, चेहरे की भी कम हो गई। लेकिन फिर भी हम एक बार 8, 9, 10 दिसंबर को हिम्स पंचकुला भी गए, और ज़्यादा संतुष्टि तो थी, लेकिन फिर भी मैंने कि डॉक्टर साहब से मिले नहीं हैं, केवल टीम से ही डाइट चार्ट बनवा के हम अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो सर से भी वहाँ मिलना हो गया, और पूरा रिलीफ भी लगभग ठीक हो गई है। अभी 15 या 20% के समथिंग पैरों पे है, हाथों पे बिल्कुल नहीं, चेहरे पे बिल्कुल नहीं, पेट भी इतना बढ़ गया था वो भी नॉर्मल है। तो मैं तो यही चाहूँगा, थैंक्स टू बीआरसी सर की टीम को और उनके आचार्य मनीष जी को और उनकी टीम को, पूरे हिम्स हॉस्पिटल को, थैंक यू सो मच। तो चंद्रावती जी, तो मेडिकल भाषा में इसको मल्टीपल माइलोमा बोलेंगे, या सिंपल भाषा में तो ब्लड कैंसर बोलेंगे। और दोबारा याद दिला दूं, किसी भी पेशेंट को, जब आप में से किसी को अगर पता हो या कभी ऐसा हो देखा हो कि ब्लड कैंसर किसी को बोला, तो 3 महीने बाद मिलने जाएंगे, ऐसी बुरी हालत कर देते। तो ब्लड, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ब्लड कैंसर है या नहीं है, उसके लिए जो बोन मैरो टेस्ट होता है, वो टेस्ट अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। पेनफुल तो है ही, लेकिन कई बार टेस्ट करते वक्त टेस्ट की वजह से ही इंसान की डेथ हो जाती है, कई बार। ये इसके अगर डिटेल में आप वाकई में ऐसा होता तो सबूत कहाँ है, बायोप्सी से वाकई में ऐसा होता तो सबूत कहाँ है। फिर मैं याद दिलाऊं, सबूत ये आप इस लिंक में जाएंगे तो मेरी किताब है द रैपिड टॉटर्स मॉडल फॉर कैंसर क्योर, ये किताब की PDF मिल जाएगी। ये आज जो हमने कैलेंडर लॉन्च किया था, कैंसर कैलेंडर, इसकी भी PDF मिल जाएगी। तो उसमें आप, तो ये थे तीसरे वाले जो बंदर है, जिन्होंने डॉक्टर की बात, डॉक्टर ने जो बोला वही सुना, और अपनी हालत खराब होते हुए देखा, कीमोथेरेपी तक पहुंच गए, और उसके बाद जब हालत बहुत खराब हो गई तब हम हमारे पास आए। अब आते हैं बीच वाले बंदर पे, यानी कि जो डॉक्टर की बात थोड़ी बहुत सुनी और पहले ही भाग के देहरादून से आई हैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए, आप सबको मोटिवेट करने के लिए, जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। नमस्कार, बैठिए। अच्छा, खड़े। तो इनका आने का सिर्फ यही मकसद है कि ये आपको बताएं अपनी स्टोरी, और अपनी स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझाएं। तो मैं जो मेमोग्राम होता है वो क्या होता है, बोलते हैं कि आप
जो लेडीज अगर सुन रही हैं या देख रही हैं कि कभी कभी 40% महिला 40 साल के बाद उनके थोड़े बहुत गांठें होती हैं, दैट इज नॉर्मल। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रमित होकर अरे गांठें हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं, बात बात पे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर बोलेगा कि मेमोग्राम करके देखना होता है, मेमोग्राम पे कुछ होगा। वो ये नहीं जानते कि मेमोग्राम कैंसर बनाता है। मेमोग्राम क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये ऑरेंज है, इसको अगर कई बार आप सब्जी बाजार में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई देखना जरा ये ठीक है कि नहीं, आप दबाने की कोशिश करते हैं, तो सब्जी वाला क्या बोलता है, दूर रखो, इसको दबाओ मत। उसे पता है इसको अगर दबा देंगे, प्लेटें होती हैं, उस प्लेटों से ब्रेस्ट को ऐसे दबाते 22 kg के वेट से कि अंदर के सेल्स टूटने लगते हैं। याद रखिए, जब सेल टूट जाते हैं, कैंसर का जो मेडिकल डेफिनेशन है, कैंसर कोई अलग बीमारी की कैटेगरी में नहीं है। उसका डेफिनेशन है वुंड हीलिंग प्रोसेस विच नेवर, भरने का प्रोसेस बॉडी खुद ही रोक देगा। और अगर बॉडी खुद नहीं रोकता है, इसी को कैंसर कहते हैं। जब बार बार मेमोग्राम करेंगे और बायोप्सी करेंगे एक ही पेशेंट पे, तो बॉडी सोचता है इसको ये बार बार जख्मी हो रहा है, तो मैं जख्म भरने का प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं करूंगा। दैट इज कैंसर, राइट। जब बायोप्सी करते हैं तो इसमें क्या है, अब जब मैंने टुकड़ा ले लिया तो मैंने इसको जख्मी बना दिया। अब जरा सोचिए, ये 2 संतरे, इनमें से कौन सा जल्दी सड़ेगा? जाहिर सी बात है, जिसको मैंने जख्मी किया वो जल्दी सड़ जाएगा, बदबू आ जाएगी। बस यही है कैंसर। तो इंदिरा जी की जो कहानी है, थोड़ी बहुत आप अपनी जुबानी बताएं। नमस्कार। मैं अपनी बहू से बात की कि बेटा मेरे ना थोड़ी लेफ्ट साइड में मेरे गांठ महसूस हो रही है। तो उसने कहा चलो मम्मी हम डॉक्टर के दिखा के आते हैं, भाई देखते हैं क्या बताते हैं। तो हम डॉक्टर के गए, उन्होंने एक मेमोग्राफी टेस्ट लिख दिया, तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। उन्होंने एफएनसी कर दी, एफएनसी कर दी, और उसके बाद फिर एक अल्ट्रासाउंड किया और नेक्स्ट डे के लिए बोला कि रिपोर्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट आई तो मेरे बच्चों को ऐसे डराया गया कि तुम्हारी मम्मी की तो 4 स्टेज है, आप इन हॉस्पिटल है, वहाँ से इनका ट्रीटमेंट करवाइए। तो मैंने अपने बच्चों को यही कहा कि मैंने कहा देखो मैं एलोपैथिक में तो बिल्कुल जाऊंगी नहीं। और बेटा घर पे आया, हमने मैं और मेरा बेटा ये आचार्य मनीष जी के हम वीडियोस देखते थी, उन्हीं दोनों धनिया, पुदीना, करी पत्ता और आंवला, इन चीज़ों, हल्दी, कच्ची हल्दी, इनका जूस बना बना के मुझे सुबह से शाम तक दिन में 4-5 बार जब भी भूख लगती थी वही पीने को देता था मुझे। और ना ही कोई मेरे को खाने को अन्न दिया, ना कोई कुछ और नहीं खाना, हाँ सिर्फ यही खाया। वीडियो देखी हुई थी, जानते होंगे जी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हाँ तो जी। उनकी एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली थी। उनकी 3 दिन में छाती की 3 गांठें इसी जूस से खत्म की थी हमने। हाँ तो जी। इन्होंने वही वीडियो देखी हुई थी जी। और वही 2 दिन हमने घर पे सब कुछ फॉलो किया, और उससे तीसरे दिन हिम्स में हमने वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली, और वहाँ पर जी मैंने वहाँ पे करीब अभी 4-5 ही दिन हुए थे मुझे, जो वहाँ की डाइट फॉलो कर रही थी, और जो वहाँ पे मेरे को थेरेपीज दी जाती थी। 6 दिन में मेरी गांठ इतनी बड़ी जो थी वो ना के बराबर बिल्कुल छोटी सी रह गई 6 दिन में सिर्फ। और उसके बाद 1 तारीख को जब दोबारा इनका इंटरव्यू किया 1 मार्च, और ना इनको दर्द हुई ना उसके बाद इनको कोई दिक्कत हुई, और इनकी डायबिटीज थी कई सालों से, वो भी मेरी अब बिल्कुल नॉर्मल है। फर्स्ट डे ही दवाइयां बंद हो गई जो कि कई सालों से खा रही थी जी, और उसके 8-9 अलावा साल। 8-9 साल से गोली खा रहे थे, हाँ वो भी जी। बंद हो गई। और अब आज 18 मार्च हो गई। जी, आना करती हूँ आचार्य मनीष जी का और BRC जी का। तो और मैं
बोलना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने ये रास्ता चुना, जी अगर ये वो वाला रास्ता चुनते जो कि एलोपैथिक सर्जरी में। होती, फिर जी। ब्रेस्ट रिमूव होती, कीमो होती, रेडिएशन होता, और इनके लाखों रुपए भी लगते, शरीर भी खराब होता, फिर जी। बोलते हैं पेट में आ गया, फिर बोलते हैं बॉडी में फैल गया, अब मैडम का थोड़े दिन बचे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है हर पेशेंट के साथ। आप मिलोगे ना तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट पहले एक साइड पे होगा, फिर दूसरी साइड, क्योंकि आपने कारण खत्म नहीं किया, बॉडी में इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं करी। तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं बिल्कुल अब इस समय फिट हूँ और घर का काम जितना मैं करती थी उससे ज़्यादा घर का करती हूँ आप सबका। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। एक और तो आप ने देखा कि ये सेकंड कैटेगरी के कैंसर पेशेंट है जो पहले चुंगल में फंसने ही वाले थे, मेमोग्राम कराया, फिर FNAC दैट इज इक्विवेलेंट, लेकिन उसके बाद आंखें खुली और इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। अब आते हैं हमारे आखिरी पेशेंट पे, अंबिका जी आइए। इन्होंने बात FNAC बायोप्सी तक नहीं पहुंचाई, मेमोग्राम में इनकी आंखें खुल गई, ऐसे ही हुआ था, राइट। तो आगे की स्टोरी आप बताएंगे, साथ में आचार्य जी आप बताएंगे। मेरी ओवरी में गांठ हुई थी 7 mm की, तो मैंने इतना रिएक्ट नहीं किया, मैंने सोचा ठीक हो जाएगी ऐसे ही, पर वो नेक्स्ट वीक 39 mm पे पहुंच गई। मतलब 4 सेंटीमीटर। हाँ, फिर डॉक्टरों ने मुझे डराना शुरू किया, जो स्कैम चलता है कि अब कैंसर होएगा, कि आप कैंसर का टेस्ट करवा लो, पर मैंने करवाया नहीं। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने चंडीगढ़ 35 से कुछ मेडिसिन शुरू की और कुछ योगा किया, और जो आचार्य जी काढ़ा बताते हैं अपने हर टाइम ऑनलाइन रह के, मैंने वो पिए विद इन। मतलब जब इनको रेगुलर पीरियड्स आए, तो पीरियड्स में जब ये पैड लगाता है, बंदा पैड चेंज करता है बार बार, तो सुबह सुबह उस दिन ओवरफ्लो कितने था, बजे? ओवरफ्लो था 5 बजे तक, मतलब उससे एक दिन पहले मेरे को ओवरफ्लो था, ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा कि मतलब सहा नहीं जा रहा था मेरे से। नेक्स्ट डे 5 बजे सुबह मेरे को पीरियड में बहुत बड़ी गांठ मेरे को फील हुई, मतलब कुछ वो अंदर से बाहर। बताते हैं और सर जो प्रोटोकॉल बताते हैं वो इन्होंने घर पे यूज किया, योगा किया, जो मैं उकड़ू आसन में बैठने को बोलता हूँ, वज्रासन में बैठने को बोलता हूँ। तो जैसे ही इन्होंने ये किया तो बॉडी ने वो सारा टॉक्सिन, सारा वेस्ट, कचरा बॉडी से बाहर निकाल दिया और इनका वो यूट्रस वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक प्रॉब्लम ठीक हुए, वो मेरी जादू ही हुआ, 3 दिन में ठीक हो गई मेरी। मतलब ये हमारे 72 घंटे वाले कैंप में पहुंचे, जिस दिन आए थे पूरी इनको। अच्छा, मेमोग्राफी के बाद इंदिरा जी को भी और इनको भी मेमोग्राफी के बाद दर्द शुरू हुई, पहले दर्द नहीं थी। मेमोग्राफी में जो उसके बारे में एग्जांपल दिया, उससे स्वेलिंग आ गई बहुत ज्यादा और पेन, दर्द शुरू हो गई। बहुत ज्यादा पेन थी कि कोई टच भी नहीं कर सकता, हमारे नजदीक नहीं आ सकता। उससे पेन इतनी सीवियर हो गई कि सही नहीं जा रही थी। फिर 72 घंटे वाले कैंप में 3 दिन में मुझे रिलीफ मिल गई। मतलब 3 दिन में आज अब ये हमारे कैंप, मतलब वही डाइट जो इनको चंडीगढ़ 35 सेक्टर में डॉक्टर रवीरा भी हमारे साथ बैठी हैं, वो उन्होंने बताई, वही इन्होंने फॉलो किया, वही खाने पीने का ध्यान रखा। वीडियोस इन्होंने हमारी यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखी हुई थी और इन्होंने उस चीज का रिजल्ट आप सबके सामने सब कौन सा बंदर बनना है सारे ये देख लो कि कौन सा सियाना बनना है या सुन के उनकी स्कैम में फंसना है। आप देखो कि आपने कौन सा बंदर बनना है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर। जो जहाँ बैठा है वहीं बैठ के जो आज हमने बताया वो करेंगे, और इसके और डिटेल में जिनको जाना है वो इस लिंक में जाएंगे। तो चाहे वो अंबिका जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे निशा जी हो, हम सारे पेशेंट्स के यहाँ पे सारे डिटेल्स अलग अलग हॉस्पिटल में जो भी उनके साथ हुआ वो उन हॉस्पिटल की रिपोर्ट वो मिल। जिनको और डिटेल में समझना है तो वो हमारे जो कोर्स चलता है सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, उसका अगला बैच 23 तारीख से शुरू है। bishrup.com/CIM में जाके वो ऑनलाइन
कोर्स भी कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज अक्सर घर बैठे आराम से हो सकता है, बल्कि घर पे ही हो सकता है। सब प्रेस वो कर लेते हैं, तो टेबल को इधर इधर कर लो, आपके सवाल जवाब ले लेते हैं थोड़े से। उसके लिए उधर से हाँ हाँ हाँ, आप लोग जो पेशेंट्स हैं वो आ जाएं। आप लोग अपने अपने चेयर लेके ना, दो, हाँ, दो चेयर इधर, दो चेयर उधर। आइए बैठ जाइए, आइए प्लीज बैठिए प्लीज। आप इधर आ जाओ, आप इधर हो जाओ। यहाँ से पेशेंट बैठेंगे, आप पीछे आ जाए, पीछे आ जाए, आप पीछे आ जाए, पेशेंट यहाँ बैठ जाएंगे। चलिए साले आप बैठो भाई, थोड़ी जगह दे दो। चलिए साइलेंस। भाई सुन ओ भैया पीछे आ जाओ, चलिए साइलेंस, चलिए रोल जी। एक बार मैं 1 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद सवाल जवाब ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। आप यहाँ उड़ीसा से निशा जी आई हुई हैं। एंजियोसार्कोमा चौधरी, को फाउंडर ऑफ हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, हमारे साथ हैं, हमारे मित्र और फाउंडर ऑफ हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में हमारे हिम्स हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, और इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे हम काम करते हैं। हॉस्पिटल HIIMS फुल फॉर्म है, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बीमारियां हैं वो नेचुरल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जल्द कम खर्चे में या फ्री में कैसे ठीक हो, और उसी का एक नमूना, एक एग्जाम्पल के तौर पे आज हम हैं 18 मार्च को। ये एक बड़ा दिन भी है जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की फौज ने अंग्रेजों पर हमला किया था। तो उन्हीं ने बोला था कि भाई आज का जो मुख्य उद्देश्य बड़ा सिंपल है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिनको कैंसर बताया गया है, आई एम श्योर कि जो हमारे पेशेंट्स को देखने के बाद आपको तसल्ली हो जाएगी कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं निशा जी पीछे खड़े हैं, और इनको एंजियोसार्कोमा बोल दिया गया था। अगर यहाँ पे टाइम पे नहीं आती हिम्स हॉस्पिटल में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा भी
बस काला सा पड़ा है, पूरा सूख गया है और एक गाल निकालने की नौबत आ गई थी, जैसा फोटो मैंने दिखाया था। ये पुरानी फोटो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हालत पे आई थी यहाँ पे जब इनको बोल दिया गया था कि आपकी आंख और गाल निकल जाएगी, तो तब वहां से भागे और भाग के यहाँ पे हैं, तो एंजियोसार्कोमा से बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब प्रतिभा जी यहाँ बैठी हैं, दुबई से आई हैं। इन्होंने आने में थोड़ा सा लेट कर दिया कि आंख आपकी चली गई जो कि बच सकती थी, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट जान बच। कार्सिनोमा बोल दिया गया था, जिसमें बोला था कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन अब तो कुछ महीने हो गए, पूरी तरह स्वस्थ, 1 साल से ऊपर हो गए। 1 साल से ऊपर हो गए और उतने ही स्वस्थ हैं जितना स्वस्थ आप सब लोग हैं, जितना स्वस्थ हम लोग हैं। और चंद्रावती जी मल्टीपल माइलोमा यानी कि ब्लड कैंसर के नाम सुनते ही, कैंसर या ब्लड कैंसर नाम सुनते ही आपको पता है कि लोगों की हालत वैसी आधी जान निकल जाती है। और चंद्रावती जी यहाँ पे आप बैठी हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये भी चुंबल से बच के आई हैं, हालांकि पहले थोड़ा बहुत डैमेज हो गया था। इंदिरा जी यहाँ बैठी हैं, देहरादून से आई हैं और इनको ब्रेस्ट कैंसर 4B ऐसा डायग्नोस किया था, लेकिन इन्होंने उनकी बात ना मानते हुए कीमोथेरेपी तो आपने कराई नहीं है ना, कुछ भी नहीं कराना, इन्होंने सही फैसला लिया और वो भी बड़ी जल्दी गायब हो गए। और अंबिका पुरी जी यहाँ पे आप बैठे हैं, आप चंडीगढ़ से आए स्पेशली, और आपने मेमोग्राम कराया था और उसके बाद जब बोला कि भाई अब तो बायोप्सी वगैरह होगा, आगे कीमोथेरेपी भी होगा, वो सब, तब उन्होंने पहले तो घर पे ही इलाज को मिला और बाद हमारे हॉस्पिटल भी आए। बोलने का मतलब ये है सिर्फ इतना, जिसके बाद आपके सवाल लूंगा कि कोई भी अगर पेशेंट को कोई डॉक्टर बोलता है आपको बायोप्सी कराना है, मेमोग्राम कराना है, पेट स्कैन कराना है, तो यूं समझिए कि वो आपको ये सारे डायग्नोस्टिक्स हैं, ये डायग्नोस्टिक के धोखा है, इससे कोई डायग्नोस नहीं होता। बड़ी सिंपल बात है, इससे कैंसर पैदा होता है। मैं रिपीट करता हूँ, बायोप्सी, मेमोग्राम, पेट स्कैन से ये कैंसर डायग्नोस नहीं होता है, इसके बहाने कैंसर हमारे बॉडी में पैदा होता है और उसकी बदतर होती है, और उसी चीज को दिखा के देखो आपकी हालत बदतर होगी, यानी कि आप कैंसर के पेशेंट हैं। ये नहीं बताया ये बायोप्सी की वजह से, ये मेमोग्राम की वजह से, लेकिन उसी को दिखा के आपकी हालत खराब होगी, कीमोथेरेपी कराना पड़ेगा। मतलब जो बची कुची जान है वो भी जाने का इंतजाम कर दिया। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई, ना केवल लोग इस एलोपैथी के ट्रैप में ना पड़े। अब आपके सवाल जवाब कुछ भी हो तो, या हमारे पेशेंट यहाँ बैठे हैं दोनों तरफ, और चंद्रावती जी के बेटे यहाँ बैठे हैं, राइट। तो पेशेंट से, पेशेंट के घर के लोगों से, हमसे कोई भी सवाल कि लाखों करोड़ों के जो हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जहाँ पे जो विदेश से डिग्री लेके डॉक्टर आ रहे हैं और वो इलाज कर रहे हैं, वो इलाज बेकार है, और घर में बैठ के ये इलाज अगर हो सकता है तो इतना पैसा जो सरकार, और केवल घर के जो आप नुस्खे बता रहे हैं या दवाइयाँ बता रहे हैं या टोटके बता रहे हैं, इनसे सारे इलाज ठीक हो सकते हैं। हाँ, इसमें जरा समझने वाली बात है, जो बाहर से आपने, जो आपके सवाल को ही पकड़ के आगे बढ़ते हैं, जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं उन्हीं से पूछिए। मैं तो एविडेंस के लिए bishrup.com/cancer बोलने जा रहा हूँ, उसके एविडेंस यहीं भी मिल जाएंगे, ऊपर जो लिंक आप देख रहे हैं, कि उन्हीं की किताब में लिखा है कि कीमोथेरेपी से कैंसर बनता है, उन्हीं की किताब में लिखा है बायोप्सी से कैंसर बनता है, उन्हीं की किताब में पेट स्कैन से कैंसर, किताब की बातें हैं। आप उन्हीं लोगों को वेरीफाई कर सकते हैं, उनसे
जाके आज घर जाके उनसे मिलिए, उन्हीं डॉक्टरों से पूछिए क्या बायोप्सी से कैंसर होता है, हाँ या ना में जवाब दो लिख के। वो लिखेंगे नहीं क्योंकि उनको पता है सच। तो वहां जो पढ़ाई की उन्हीं पढ़ाई में ये लिखा है कि अगर सर्जरी कराओगे तो कैंसर फैलेगा, उन्हीं की किताब में लिखा है। तो हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, हम उन्हीं की बात बता रहे हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पक्ष पे कि जो घरेलू उपाय, ये घरेलू उपाय नहीं है, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। मैंने आपको शुरू में ही आज दिखाया था, फीवर थेरेपी पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1927 में, प्रूवन है नहीं है। ये सारी चीजें बुक्स में दर्ज है, वो भी मॉडर्न मेडिसिन के बुक्स में। मॉडर्न मेडिसिन बुक्स में ये भी दर्ज है कि फीवर अगर कैंसर के पेशेंट को दिला दो वो ठीक हो जाता है, और उसी बुक में ये भी दर्ज है कि कीमोथेरेपी कराएंगे तो पेशेंट की हालत और खराब होगी। हम सिर्फ आप साबित करने के लिए हमारे पेशेंट्स यहाँ पे हैं। डॉक्टर एक लाइन में जोड़ देता हूँ, एक लाइन में पूरी कर देता हूँ। आयुर्वेद का एक सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। मतलब कोई भी रोग हो, अगर शरीर की सफाई कर दी जाए, शरीर की शुद्धि कर दी जाए, शरीर को अंदर डिटॉक्स रूप में बताया गया, तो हम इन लोगों को उपवास कराते हैं। सूरज डूबने के बाद ये लोग खाना नहीं खाते। अभी पूरा भारत रात को 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, कस्टर्ड, खीर, पता नहीं क्या क्या खाता है। ये लोग 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते। हम आपको कैंसर का प्रोटोकॉल भी बता रहे हैं, जो सिद्धू जी ने वीडियो में बताया। पांव घास पे चलना, मतलब धरती से अर्थिंग इलेक्ट्रॉन्स लेना, जिसको 0 वोल्ट थेरेपी बोलते हैं हम लोग। गर्म पानी की थेरेपी लेना, सलाद फ्रूट का ज्यादा सेवन, जिसको डीआईपी डाइट बोलते हैं हम। डीआईपी डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, और बिल क्लिंटन हो या कितने बड़े बड़े, कई चीनी, सफेद नमक, दूध, दही, पनीर, हम ये मना करते हैं। हम बोलते हैं इसकी जगह नारियल का दूध लो, बादाम का दूध लो, मूंगफली का दूध लो। मतलब हेल्दी खाना खाने की बात कर रहे हैं, हम बुरा खाना छोड़ने की बात कर रहे हैं। मार्केट में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या जितनी भी केमिकल वाली दवाइयां चल रही हैं, वो सब कैंसर बना रही हैं। हम बात कर रहे हैं सही कैंसर जैसे भी हरा सकते हैं। हम कोई टोटका नहीं बता रहे यहाँ पे, हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं कि सही खाना और सही भोजन आपको जीवन दान दे सकता है। और एक नहीं, अगर आप कहो हमारे पास पेशेंट तो 50 है, ये तो अब आप 50 के इंटरव्यू के लिए घंटे बहुत लग जाएंगे ना, तो हम 4 या 5 पेशेंट आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे कि जो वो बताते हैं प्रॉपर तरीके से कि आपको कैसे इलाज करना है, तो आप सबको फ्रॉड बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ सब फ्रॉड है। हाँ, पैसे ऐंठने का तरीका है, मैं यही बोल रहे हैं। तो सब फ्रॉड है। हाँ, मेडिकल साइंस नहीं, मेडिकल इंडस्ट्री। एक चिट्ठी लेता, आप इस नंबर उसमें चले जाओ, इतने नंबर रूम में जाओ, टेस्ट करा के आ जाओ। वहां टेस्ट हो गया, कुछ निकल गया, इतने नंबर रूम में। उन्होंने तो अपना धंधा बना लिया है। उन्होंने ये तो नहीं देखा कि बीमारी को कैसे खत्म कर, वो तो नहीं देखा। डाइट नहीं बताया, डाइट तो नहीं बताई उन्होंने। हमने क्या किया यहाँ पे, अपनी डाइट ही चेंज किया। कमरे में जाओ, 4 में जाओ, 3 में जाओ, 2 में जाओ, कुछ भी नहीं बोला। हमारी डाइट चेंज की, हमने अपनी बीमारी को बाहर निकाल दिया। उन्होंने वो क्या करते हैं, एक के पैसे बनेंगे, दूसरे के बनेंगे। मेरे पास वीडियो पड़ी है नेहरू हॉस्पिटल की, मैं किसी को दिखाती नहीं। वहां पे अंदर डॉक्टरों ने बोला रुकना है आपकी मर्जी है, आपने नहीं रुकना वो भी आपकी मर्जी है। एक पेशेंट निकल के इनके वहां गया आयुर्वेदिक में, उन्होंने अपना कैंसर बाहर से ठीक किया, क्योंकि अंदर ही डॉक्टर ने उनको बोल दिया। एक डॉक्टर ने, पता नहीं उस डॉक्टर के मन में क्या आ गया कि इस पेशेंट को कि हमें, मेरे साथ 2016 से चल रहा है। मेरे को डॉक्टर ने
हार्मोनल प्रॉब्लम थी और कुछ भी नहीं था मेरी बॉडी में। हार्मोनल इशू आए थोड़े से, ऐसे ही डॉक्टरों ने मेरे को इनकी एक दवाइयां आती हैं, दवाइयां दे देते हैं, 25 दिन का कोर्स है, 22 दिन का कोर्स है, 27 दिन का कोर्स है, से मैं मेडिसिन ले रही हूँ और मैंने अपने हार्मोन सारे खराब कर दिए, खुद ही बीमारी खुद ही ली है। वो तो जब समझ आई, वीडियोस देखी कि नहीं हम ऐसे ठीक हो सकते हैं, पर नहीं माना, नहीं मन नहीं माना। फिर जब मन माना तो हम ठीक भी तो हो गए हैं ना, हम फिर भी तो बैठ गए। कि ये जो आपका अभियान है ये डॉक्टर्स की क्यों, ये इन्होंने क्या लेना आपसे, कुछ भी नहीं लेना। इनका तो यह है कि हाँ दुनिया को ठीक करना। ये क्या मांग रहे हैं कि हमारे पास 50 लाख जमा कराओ, 20 कराओ, 30 कराओ, कुछ भी नहीं बोल रहे। मैं बोल रही हूँ ये आपने खुद देखना है। आपने अगर बीमारी को हराना है तो आप जाओ, नहीं आप घर में क्या। मेरा सवाल है कैंसर के लिए सबसे बेहतरीन बोली जाती है। एक सवाल के बाद फिर आपका लेते हैं, पहले इनका लेते हैं। कीमोथेरेपी जहाँ सबसे बेहतरीन बोली जाती है कैंसर के इलाज के लिए, उसी से बोल रहे हो कि कैंसर हो रहा है? हाँ, वो कीमोथेरेपी आप ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा निकाल दिया गया बॉडी से, चेंज कर दिया गया आपका खुद का। फिर आप क्या करोगे? इसमें आपको मैं ये अभी दे देता हूँ, कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, ये मेडिकल बुक्स में ही है, ये रेफरेंसेस हैं, ये आप रख लीजिए। आप एक काम किए, ध्यान ये से रख लीजिए इसको। और एक ये आंख खराब क्यों हुई थी? पहली कीमो में आंख खराब हो गई थी, ये सामने बैठी है आपके साथ। पहली कीमो में हुई तो ये कह के आंख निकाली गई कि इससे पूरी बॉडी में कैंसर फैलेगा नहीं। एक लेडी की ब्यूटी क्या होती है? उसकी ब्रेस्ट, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी सुंदरता। हम लोगों ने इन्फेक्शन खत्म करा के फिर इनकी पट्टी करनी शुरू करी। अभी आंख में आप देखो पट्टी लगी हुई है। आप चाहोगे बताना? अगर आप कहते हो कीमो इलाज है तो इनकी बॉडी में कैंसर फैल कैसे गया? फिर मेरे केस में तो ऐसा भी बोला गया था कि आपका आईज निकल जाएगा तो आप नहीं। और जुबली हिल्स के डॉक्टर विजयानंद रेड्डी, आप सर्च भी कर लो, वो डायरेक्टर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल हैं। उन्होंने मुझे 100% श्योरिटी दिया था कि कभी भी आपके लाइफ में कैंसर दोबारा आएगा नहीं। बट 1.5 साल के बाद मेरा कैंसर जो है वो पूरा का पूरा बॉडी में फैल गया, स्टेज 4 में आ गया। और उनके पास सॉरी है एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, इसका कोई इलाज नहीं है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। और उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि कीमोथेरेपी, उन्होंने कहा भी कि कीमो लोगे, बट हम ये इसका गारंटी भी नहीं देते कि ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा। मेरा सवाल तो मेरा ये बोलना है, कीमोथेरेपी जाने से पहले पेशेंट जो है वो चलने के बाद की हालत इतनी बदतर हो जाती है कि वो व्हील चेयर में आ जाता है। एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ नाउअडेज द मेडिकल साइंस। आपका एक सवाल, फिर आपका एक सवाल। आपका सवाल। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज हो सकते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट इसको प्रमोट क्यों नहीं करती? आयुष्मान योजना जो है, जो 5 लाख का इलाज वाली योजना, उसका नाम आयुष्मान योजना है। उसमें आयुष है नहीं, मान ही मान है। उसमें कृपया आयुष को भी शामिल कर दीजिए। तो हम लोगों ने भारत सरकार को रिप्रेजेंटेशन भेज दिया है। दूसरी बात ये भी है कि अगर गवर्नमेंट को पता है कि भाई अगर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में किलिंग चल रही है लोगों के साथ में बीमारी के नाम पे, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती? सर वो आप जानो, पत्रकार आप हो, सरकार से आप सवाल करो, हमसे तो ये पूछो हमने ठीक कैसे किया। हमें मत बढ़ाओ किसी से। हाँ जी बोलो सर। एक सवाल इनका भी लेना है। काम कर रहे हैं, मैं डॉक्टर सैफी न्यूज़ पोर्टल से आपकी टीम को बधाई देता हूँ, जी को बधाई देता हूँ, आप लोगों को ठीक कर रहे हैं। डॉक्टर मेरा सवाल है कि पैराडॉक्स कई तरह के देखने को मिले, जांच में मिले, आपने कहा इलाज को लेकर के
मिले। अच्छा, आपका नमस्कार। सक्सेस रेशियो क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट अगर हम बात करें? सर भी आगे एक लंबी चेयर देना। और ये हमारे मंत्री भी रहे हैं, ये खुद भी कैंसर के पेशेंट है। ये थोड़ा लेट हो गए, इनको कहीं जाना था, जरूरी काम है, तो मैं चाहूंगा इनसे भी अपन बात करेंगे कि इनकी कैंसर की जर्नी क्या थी। इन्होंने भी कीमो को झेला है, और एक बार नहीं 2-2 बार झेला है, और ये कैसे अब जिंदा घूम रहे हैं। ये भी थोड़े दिन पहले जिंदा एलोपैथी अपना के हमारे हिम्स मेरठ के ट्रस्ट में आगे ठीक हुए हैं। थोड़ा चेयर सर आप इस इधर एक हाँ नहीं बैठिए, आप इधर बैठिए। आपके सवाल का जवाब देके फिर आते हैं। हाँ डाइट ठीक करें, केमिकल वाली चीजें नहीं लाएं, मिलावटी चीजों पे भारत सरकार कोई कानून बनाए, हमारा ये मकसद है। और जो केमिकल वाली दवाइयां लगातार खाई जाती हैं, उसकी जगह अपनी डाइट ठीक करके, योगा करके, प्राणायाम करके, सुबह सुधारो। रात को 2 सुबह फिर उठा नहीं जाता, तो हमारा मकसद है डाइट सुधारो, लाइफस्टाइल सुधारो, ये अभियान है हमारा। तो आपके सवाल का जवाब देने के बाद मैंने जो देखा, आपने हमारे डेटा बैंक में आप आके देख सकते हैं, 100 में से हमारे रिजल्ट भी 80% है। 80% लोग जो पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। अब करते हैं अपने बारे में थोड़ा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बैठ के बोल दो, बैठ के। इस तरह का तरीके का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स आप करते हैं, अपनी इंट्रोडक्शन जो करते हैं में, और आज भारतवर्ष में इतनी सारी जो बीमारियों का फैलाव है, इतना जनहानि होती है, तो उस दिशा में जो आप काम करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई मैं देना चाहूंगा, पूरे हमारे प्रेस मीडिया को। मैं अनिल शर्मा हूं, और पहले विधानसभा क्षेत्र खुर्जा से, और अब विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर से 4थी बार मैं विधायक हूँ। सरकार में मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट था फॉरेस्ट का। 2020 में मुझे लोगों ने, तो इट वॉज डिक्लेयर्ड कैंसर। और जो एज यूजुअल है, जैसा कि डॉक्टर साहब हमेशा बताते हैं, अपनी वीडियो में आचार्य जी बताते हैं, तो मेरी कीमो हुई, रेडिएशन हुई, और उसके बाद ऑपरेशन हुआ, दे दी गई। लेकिन फिर दोबारा पिछले वर्ष, इससे पहले वर्ष दिसंबर में दोबारा रिकर हुआ, और मुझे बताया गया कि 4th स्टेज है, मल्टीपल कैंसर मेट्स हैं। तो दोबारा फिर वही प्रक्रिया हुई, वो दोबारा कीमो और वो सब हुआ। मैं बस इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि कैंसर बुरी बीमारी है, निश्चित रूप से मौत उसका, कैंसर की जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन है, जो ओरल कीमो वो दवा देते हैं, उससे ही मेरी मृत्यु हो गई होती निश्चित रूप से। मेरे फुटेक, मेरे पैरों में दर्द, मेरी याददाश्त चली गई, मेरा डिप्रेशन हो गई, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई, अभी भी मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं। तो ये सारी चीजें इतनी भयानक, इतनी उग्र थी कि मैंने सोचा कि अब तो बड़ा मुश्किल है, दवा छोड़ेंगे तो ये, और दवा नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे मरना। डॉक्टर संपर्क संबंध था, और अपना जो नगला कुंभा वाला हिम्स है, उसमें मैं एक बार गया, तो इनका पूरा, सबसे पहले मैंने जो नेचुरल डाइट है, जो एक डिप डाइट डॉक्टर साहब बताते थे, उसका मैंने पालन करना शुरू किया, वो लेनी शुरू हुई। और सबसे बड़े मजे की बात है, कोई उसमें अलग से चीज है ही नहीं, जो चीज इसके लिए बाहर बाजार में मुझे कोई भेजना पड़ा। फ्रूट्स लेने, फ्रूट्स के बाद
खाने से पहले सलाड्स लेने, नट्स, और जैसा आचार्य जी भी बता रहे थे थोड़ा चेंज, भाई 7, सवा 7 बजे आप खाना खा के आप 9 बजे तक सो जाओ, सुबह सवेरे उठो, सन बाथ लो, धूप लो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, वो सब मैं अपनी दिनचर्या 21 दिन में मैं उसका आदी हो गया। महीने में मैं उस डाइट का आदी हो गया। अगर आज कोई मुझसे कहे कि भाई ये आप छोड़ दो, ये लाइफ स्टाइल, ये इस तरीके से खाना पीना छोड़ दो, तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। जैसे आदमी पिज्जा नहीं छोड़ता, शराब नहीं छोड़ता, उसका आदी होता है, ऐसे ही आई एम एडेप्टेड टू दिस डाइट जो डॉक्टर साहब ने मुझे बताई। मेरा खत्म हो गया, मेरा हार्मोनल डिस्बैलेंस खत्म हो गया, डिप्रेशन खत्म हो गया, मेरी फूड टैक कम हो गई, एनर्जी मेरी लौट करके आ गई। आचार्य जी ने कुछ दवाएं दी आयुर्वेदिक, वो सब मैंने लेनी शुरू की। और जो मेरे जो ये हुआ था आपका जो मेरा रेडिएशन वाज सो पेनफुल, 24 घंटे दर्द रहता था, 24 घंटे इंटॉलरेबल दर्द, और वो किसी दर्द की दवा से कंट्रोल भी नहीं होता था। उसमें आराम मिला, उसमें एक नेचुरल एक ओजोन लेना शुरू किया जो प्राकृतिक है पूरा, और हाइपर से मित्रता है वो मेरे लिए पुनर्जन्म लेकर के आई है। और मैं आज इस माध्यम से, इतने सारे प्रेस मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से जो उसको सुनेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि आप बीमार हैं तो ये दवा है, और आप बीमार नहीं है तो ये अमृत है। दोनों ही हाल में आपको अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना ही चाहिए। और बीमारी का जो ओरिजिनेट, जो जहां से ओरिजिनेट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे ग्रेन है, जो हमारी सब्जियां हैं, वो बहुत खतरनाक है। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं पुनः डॉक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा। और आज मैं जीवित आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू, तो दैट इज ओनली ड्यू टू द ट्रीटमेंट ऑफ हिम एंड और कुछ और उनकी बहुत सारी चीजें, उससे मैं जीवित हूँ। धन्यवाद। सर एक सवाल है आपको, आप खुद गवर्नमेंट में शामिल हैं और लगातार उत्तर प्रदेश का बजट भी पेश होने वाला है, तो क्या आप अनुरोध करना चाहेंगे सरकार से कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं हमारे, वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए? वो जी को हमने लिख के दिया है, यश मंत्री जी को भी दिया है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनके कई छोटे छोटे और बड़े 2 एस्टेब्लिशमेंट हैं, मेरठ में भी है, लखनऊ में भी है, तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि ऐसा कर पाए, ट्राइंग आवर बेस्ट। साइंस में और एलोपैथी में, और ये नेचुरोपैथी के जरिए आप लोग इलाज करते हैं, तो ये जो आपस में मतभेद है, क्या आने वाले भविष्य में इसमें मेडिकल साइंस वर्सेस मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल साइंस वर्सेस नेचुरोपैथी नहीं। जो डॉक्टर आपको बोल रहा है, जो लिखित में नहीं है, दैट इज मेडिकल इंडस्ट्री। जो लिखित में है, दैट इज मेडिकल साइंस। और नेचुरोपैथी से ठीक होता है, ये भी लिखित में ही है ना। जैसे फीवर थेरेपी में बता रहे, या डीआईपी टाइप के क्लिनिकल ट्रायल हुए, क्लिनिकल ट्रायल हुआ, वो लिखित में आ गया तो मेडिकल साइंस बन गया। अगर डॉक्टर बोल रहे कीमोथेरेपी से ना दी गई हो, वो मेडिकल इंडस्ट्री। जो चीज लिख के दी गई हो, लिखित में हो, प्रूवन हो, वो मेडिकल साइंस। तो नेचुरोपैथी में जो चीजें हैं जो प्रूवन ऑलरेडी हो चुकी हैं, चाहे वो 0 वोल्ट थेरेपी हो, चाहे डीआईपी डाइट हो, या फीवर थेरेपी हो, ना बोले, तो हमारी जो लड़ाई है वो मेडिकल इंडस्ट्री से है, मेडिकल साइंस से नहीं। हम भी तो मेडिकल साइंस के ही एग्जांपल देते हैं। आसान शब्दों में जो जनता को किस तरीके से समझाया जा सकता है दोनों का जो फर्क है, जो काम आप लोग कर रहे हैं? हाँ सर, ये कि कोई अगर ये बोलता है, अगर मैं भी बोलता हूँ कि फीवर से, अगर पेशेंट को फीवर दो तो पेशेंट सबूत दो। अगर डॉक्टर बोलता है कीमोथेरेपी करा लो ठीक हो जाओगे, तो डॉक्टर से पूछो, आप सबूत दो। अगर मैं बोलता हूँ कि डीआईपी डाइट से ठीक हो जाओगे, तो मुझसे पूछो, आप सबूत दो। और मैंने अपने सारे सबूत विश्वरूप.com/ebook में एविडेंस के साथ दिया हुआ है। तो जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं,
वो जो भी कुछ बोलेगा, और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बातें हमने बताई हैं उस सब का सबूत विश्वरूप.com/कैंसर में जाके आप देख सकते हैं। सर, क्या जेनेटिक कारणों से ही सिर्फ कैंसर होता है या फिर हमारी जीवन शैली में हम कोई ऐसा दिनचर्या अपनाते हैं? दिनचर्या मेजर इम्पोर्टेंट बात है। आप देख रहे होंगे आजकल जोमेटो जैसे, जितना आप लेट खाएंगे, जीवन शैली की बात कर रहा हूँ, उतना कैंसर बनेगा। याद रखिए, ट्यूमर का भोजन का समय सूर्यास्त के बाद। अगर कोई चाहता है कि मेरा ट्यूमर खत्म हो जाए तो सूर्यास्त के बाद खाना मत खाओ, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। तो ट्यूमर, कोई चाहता है, अगर आपका कोई दुश्मन है, आप चाहते हैं कि ये सड़ गल के मरे, तो रात को लाइफस्टाइल इज वन मेजर फैक्टर ऑफ कोर्स। कैंसर के सबसे शुरुआती लक्षण कौन से होते हैं? 4 लक्षण हम देखते हैं पेशेंट में। कैसे पता चलेगा कैंसर है कि नहीं है? बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम से तो नहीं पता चलेगा, उससे तो कैंसर बनेगा। हमें कैसे पता चलता है? हम पहली जितने तरह के कैंसर आप बोले उनमें कॉमन सारे कैंसर पेशेंट का राइट। नंबर 3, बॉडी पेन ज्यादा होगा, और इससे बड़ी बात, उनका हीमोग्लोबिन धड़ाम से नीचे गिरेगा, 10 पॉइंट से 5.1 महीने में आ जाएगा। और नॉन हीलिंग अल्सर, ऐसे जख्म होंगे जो भी भरीन रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। जब ये 4-5 में से कुछ 2 या 3 एक साथ होते हैं तो बॉडी में समझ जाना, देखते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है क्या, तो कैंसर ठीक हो रहा है। उसका वेट दोबारा बढ़ रहा है, कैंसर ठीक हो रहा है। उसकी वीकनेस खत्म हो रही है, कैंसर ठीक हो रहा है। उसका पेन कम हो रहा है, कैंसर ठीक हो रहा है। उसका जख्म भर रहा है तो कैंसर ठीक हो रहा है। अब निशा जी का जख्म भर गया तो इसका मतलब कैंसर ठीक हो गया। तो ये सारी चीजों के लिए किसी पेट स्कैन या किसी बायोप्सी की जरूरत है कि नहीं, अल्सर में, या हीमोग्लोबिन जरूर टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड छोटा सा टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है। वो गब्बर सिंह का अड्डा है, सबसे बड़ा अड्डा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज अटेंशन प्लीज। हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी संदेश सवाल है आप सभी से, मीडिया वालों से, अगर सुन ना तो मैं नहीं लिया, तो आप लोगों ने कोरोना टीका जो लिए है, आपको क्या विशेष क्या लाभ हुआ, और मैंने नहीं लिया, मेरे को क्या नुकसान हुआ? आप लोगों ने क्यों लिया कोरोना टीका? ये मेरे को पहले मेरा सवाल का जवाब दीजिए, आपने क्यों लिया? ये आपकी जगह में पूरी दुनिया को जीती क्यों लिया? आप बताइए क्यों लिया कोरोना टीका? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपने ये नहीं लिया। मैं बता नहीं, आपके सामने जिंदा नहीं हूँ, तो मैं भी तो जिंदा हूँ ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है, ध्यान दीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि डर का बिजनेस हो रहा है जितना परंपरा भारतवर्ष में। या तो उसे डर की परंपरा कायम रखो, या तो लोभ दिखाओ, या पहले दिखा देंगे और बीमार कराएंगे हमें, फिर बाद में कहेंगे ये कैंसर हो जाएगा, ये बोलेंगे केमोथेरेपी दो, ना इस लॉ में ना हमें धरती पर रहना, इसलिए वास्तव में हमें रियल आयुर्वेदिक के साथ रहना है और नेचुरोपैथी के साथ में रहना है, ठीक है ना। इसलिए कोरोना टीका लेकर कुछ आप लोगों को विशेष कुछ भी नहीं हुआ। कॉमन बाइट करनी है बस। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी और आचार्य मनीष जी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। और मैं साथ में बताऊंगा नेचुरोपैथिस्ट हूँ। जितना आप में देसी नहीं बने हुए तो पर डे कितने ऑपरेशन हो जाते हैं, और कितने लोगों को इन तकलीफों से जो गुजर रहे हैं उनको
कहीं ना कहीं अगर सही तरीका और सही वेज मार्ग नहीं मिले तो वो कहीं ना कहीं भटक के वहीं पहुंच जाते। तो आपका बहुत बहुत जो है थैंक्स है और इसमें आप लगे रहिए, आपके साथ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि एक फोटो भी तो सब डॉक्टर पवन का है। एक मिनट सारे एक फोटो खिंचवा लो। रवि सामने खींचो खींचो। माइक लगा देते हो, माइक की जरूरत नहीं है। रुक जाओ, क्या दिक्कत है? एक बार बाइट इशारा कर रवि एक बार बोल दे लोगों को गल। ये भैया ना वो ले लो बाइट। मैंने लगा आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने इसमें बताया कि हाँ, साफ सी बात है, बहुत ही क्लियर शब्दों में कैंसर के ट्रीटमेंट के नाम से या कैंसर के ट्रीटमेंट के बहाने जब भी कीमोथेरेपी किया जाता है, रेडिएशन किया जाता है या इम्यूनोथेरेपी या सर्जरी, उससे सिर्फ एक ही चीज होती है, उससे कैंसर बनता है और फैलता है। ये ना ही कंट्रोल हो सकता है, सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो बढ़ती है। जो बात मैंने बताई ये ही मेडिकल साइंस का हिस्सा है, यही मेडिकल साइंस में प्रूवन है। और जिनको इसके सबूत अगर चाहिए तो vishwaroop.com/कैंसर में जाएंगे। हमने ये कैंसर कैलेंडर भी आज लॉन्च किया। सिगरेट से कैंसर होता है, ठीक उसी तरह से रेडिएशन कीमोथेरेपी से भी कैंसर होता है। आज से 50 साल पहले लोग ये सोचते थे, डॉक्टर खुद बोलते थे सिगरेट अगर पिएंगे तो लंग कैंसर ठीक हो जाएगा, राइट। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे आज से कुछ साल के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन या तो हमने ये कैंसर कैलेंडर भी आज लॉन्च किया, जिसमें हमने सारे सबूत दिए हुए हैं। और ये सबूत मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल्स के हैं, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल। मैं तो आपके माध्यम से यही बोल रहा हूँ कि अगर कोई ये साबित कर दे कि कीमोथेरेपी से किसी का कैंसर ठीक हुआ हो तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, राइट। तो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल से कैंसर ठीक होता है, हाँ, तो उनको बोलिए 10 लाख रुपए जीतने का एक उनको मौका मिल गया। ये वीडियो अगर वो सुन रहे हैं तो मेरे पास आके सबूत दे दे कि उससे ट्रीटमेंट किया हमने, ये फला इंसान ठीक हो गया, और यहीं पे कैश लेना, कैश ले ले, या चेक लेना तो चार्जी से ले लें, ठीक है ना। कुछ ना कुछ सर को घरेलू उपचार भी इससे बता। उनकी कीमो सिएटल में वहाँ पे कीमो दे देकर 2 साल के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। और मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी न्यूयॉर्क में थी,
उसकी लास्ट ईयर अभी डेथ हुई है, यही कीमोथेरेपी कर और आप इसीलिए कीमो में नहीं गए? इसीलिए मैंने यही डिसीजन लिया। इसमें देखा गया कि दोबारा बता, लेकिन जिस पद्धति पे आप काम कर रहे हैं, क्या उन पेशेंट के साथ होता है कि एक बार ठीक होने के बाद दोबारा आ जाता है? पहली बात तो ये जो डेफिनेशन है दोबारा आया कि नहीं आया ये कैसे पता चलेगा? एक बात याद रखिए, उसका एक ही जो तरीका एलोपैथी बताती है कि पेट स्कैन करो। अगर मैं अपना पेट स्कैन कराऊं पर किसी का भी पेट स्कैन कराऊं तो ये लिखित में दर्ज है 100% लोगों का थायराइड कैंसर आएगा, 70% लोगों का प्रोस्टेट कैंसर आएगा, 40% महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर आएगा। तो जितनी बार आप पेट स्कैन कराओगे उतनी बार डॉक्टर की बात बोलेगा ये वापस आ गया, वापस आ गया, वापस आ गया, उसी डॉक्टर को बताया देगा। ये जो पेट स्कैन है ये धोखा है। जिस तरह से कॉइन टॉस से आप पता नहीं कर सकते कैंसर है कि नहीं है, ठीक उसी तरह से पेट स्कैन से नहीं पता कर सकते। रहा सवाल कि कैंसर वापस आया कि नहीं आया कैसे पता चलेगा, उसका एक पैमाना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन धड़ाम से गिर रहा है लगातार और साथ में वेट भी गिर रहा है, बॉडी आपका कैंसर वापस आ गया है। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई कैंसर बॉडी में था ही नहीं, ना ही है। सर कोई घरेलू उपचार इसके कैंसर? घरेलू उपचार जो लोग मुझे सुन रहे हैं, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। कैंसर के जो ट्यूमर होते हैं उनका जो खुराक होता है बी ऑन DIP डाइट। आप लोग थोड़ा गूगल कर लेंगे तो DIP डाइट मिल जाएगा। तो DIP डाइट। और तीसरी बात, जमीन से जुड़ो, नंगे पैर जमीन से जुड़ोगे तो धरती से इलेक्ट्रॉन लिटरली आते हैं। जो इंजीनियर्स हैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं तो उनको पता है इलेक्ट्रॉन आपकी इन्फ्लेमेशन को ठीक करेगा। एक्चुअल कैंसर दिक्कत है, जैसे पेन है, वीकनेस है, तो जैसे मैं बैठा हूं ऐसे ही बैठना है और एक बाल्टी के अंदर दोनों पैर रखने हैं। बाल्टी में पानी का टेम्परेचर होगा 42 डिग्री सेल्सियस। ऐसा एक थर्मोमीटर ले लीजिए, 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी वाले बाल्टी में दोनों पैर रख के बैठिए आधे घंटे सुबह शाम। तो जितनी बातें मैंने बताई हैं यही हमने की। सार्कोमा के पेशेंट या कार्सिनोमा के पेशेंट, ऑल दो पेशेंट्स का यही टेक्निक है जिससे वो ठीक हुए हैं। और ये सब चीज घर पे की जा सकती है। अभी